अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रिजवान मकानदार। आज हमारे बीच एक कार्यशील, कार्यकुशल और एक युवक संगठन के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महबूब शेख सर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हम उनसे कुछ चंद सवाल करने वाले हैं और उनसे कुछ चंद जवाब लेंगे। सर, आपका मुस्लिम एक्सप्रेस में स्वागत है। और शुक्रिया। सर, हम आपसे कुछ सवाल लेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में अनेक वर्षों से कार्यरत हैं। आप एक युवक प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके पार्टी की तरफ युवकों का देखने का नज़रिया कुछ चेंज हुआ है, जैसा कि मुस्लिम युवकों का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चेंज हुआ मतलब देखने का जो नज़रिया है कि वो युवक एमआईएम को ये कर रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं। ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो विकास की राजनीति है और मेरे नज़र में एमआईएम और बीजेपी ये एक ही है। आपने अगर बिहार इलेक्शन के नतीजे अगर देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि 37 सीटें जो एमआईएम ने वोट काटने की वजह से महागठबंधन की गिरी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया। एक मामूली सी बात है, एमआईएम पार्टी ये 60 साल पुरानी पार्टी है। 60 साल पुरानी पार्टी कभी भी हैदराबाद के बाहर निकली नहीं। तेलंगाना और उनका जो हैदराबाद का जो था वहाँ से बाहर कभी आई नहीं। मगर जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, उस वक्त एमआईएम ने देश में घूमना चालू किया और तब से एमआईएम के सदर ये जो बयानात देने लगे वो इस तरीके से बयानात देने लगे जिससे हिंदू मुस्लिम के समाज के जो संबंध है वो संबंध में दरी पैदा हुए, उनके में आपस में तनाव पैदा हो और जातिवाद हो। ये गलत था। इससे पहले भी 2013 में आमदार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रभु रामचंद्र के बारे में गलत बयान दिया था। वो गलत बयान देने के बाद हम सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष मानने वाले लोग हैं, हम खुद के धर्म का हमेशा आदर रखते हुए बाकी के धर्मों का भी सम्मान और आदर रखना चाहिए। ये सेकुलरिज्म है। मगर जब उन्होंने गलत बात कही, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस राष्ट्रवादी के सरकार ने उन पर मुकदमा किया। उसके बाद उनको जेल में जाना पड़ा। दोनों भाइयों को प्लेन से घूमने के लिए कांग्रेस राष्ट्रवादी की जब केंद्र में सरकार थी तो बंदी थी, सभा लेने में बंदी थी। इसकी वजह ये थी कि देश में हिंदू मुस्लिम का जो प्यार भरा जो माहौल है वो माहौल ख़राब ना हो। और जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो हिंदू समाज के सबसे बड़े लीडर खुद को हिंदू धर्म के रक्षक खुद को समझते थे, जब से वो सरकार पर आए आप देख रहे हैं पिछले 6 वर्षों में ओवैसी साहब कुछ भी बक रहे हैं हिंदू समाज के बारे में, उन पर सादा एक एनसी का गुना भी भारतीय जनता पार्टी ने दाखिल नहीं किया। ये सोचने वाली बात है। वो उन्हें जब हिंदू समाज के बारे में बोलते हैं और हिंदू धर्म के रक्षा करने वाले खुद को समझने वाले जब सरकार में आते हैं तो वो उनके पर एक्शन नहीं लेते। जब आपके ही उदगिर में खासदार ओवैसी साहब ने आकर कहा कि मेरे गर्दन पर अगर तलवार भी रखी जाएगी तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। मैं भी अल्पसंख्यक समाज से हूँ। मैं स्कूल में नर्सरी क्लास से भारत माता की जय बोलता हूँ। उसमें मैं भारत में रहता हूँ, मुझे भारत माता की जय बोलने में कुछ कभी भी शर्म महसूस नहीं होती। मगर जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर थी तो उसका देवेंद्र फडणवीस हाउस में जब बोलते हैं कि भारत में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम थे, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे और जो बयान गया था वो महाराष्ट्र में उदगीर में आपके ही लातूर जिले में दिया गया था। और जब कन्हैया कुमार देश से नहीं देश में आज़ादी चाहिए ये बोलता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दायर करती है। हार्दिक पटेल जब खुद के समाज के लिए आरक्षण मांगता है
मांगता है तो उसके पर देशद्रोह का गुना दाखिल करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दाखिल करती थी, मगर ऐसा उन्होंने ओवीसी साहब के बारे में अभी तक कुछ भी किया नहीं है। अभी जब आपने देखा एनआरसी सीए के बारे में जब दिल्ली में शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई थी, हमारी माँ बहनें जितनी तादाद में सड़क पर आई और उनको जो रिस्पांस मिल रहा था पूरे देश में, दिल्ली का शाहीन बाग का आंदोलन और बीजेपी के गले की हड्डी बन रही थी। उसके बाद महाराष्ट्र के एक एमएलए वारिस पठान ये कर्नाटक में जाकर बयान देते हैं हिंदू समाज के बारे में, महाराष्ट्र में नहीं देते। महाराष्ट्र के एक्स एमएलए में अगर उनको मालूम था यह महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ये सेकुलर सरकार है, ये सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी, तो वो जाकर बयान देते हैं कर्नाटक में जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। और उसके वो बयान के बाद 2 दिन में दिल्ली में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगल उस बयान को लेकर करवाते हैं। तो ये सब सोची समझी साजिश है। जो मुद्दे आज भारतीय जनता पार्टी के सामने है, जीडीपी कम हो रहा है, उसके बाद बेरोज़गारी बढ़ रही है, हर कोशिश में हर समय भारतीय जनता पार्टी नाकाम जब होती है और उनके ऊपर लोगों का गुस्सा बढ़ता है, तब वो एमआईएम को सामने लाकर बेरोज़गारी, जीडीपी ये सबसे ध्यान हटाकर हिंदू मुस्लिम पर कैसा इलेक्शन आए, इसके लिए एमआईएम उनका, मैं कहता हूँ, बी टीम है। और वो एमआईएम और बीजेपी एक ही है। हमारे नौजवान जो साथी है सिर्फ उनका माइंड में कुछ गलत डालकर उनके भड़काने का काम वो कर रहे हैं। जिस प्रकार से आरएसएस वो काम कर रही है उसी प्रकार से मैं कहूँगा एमआईएम भी काम कर रही है। तो हमारे नौजवान साथियों ने ये सब सोचना चाहिए। आज एक समाज के को लेकर एक बार ओवीसी साहब तेलंगाना में उनका सरकार लाकर हमें बताए कि मुस्लिम समाज के जान पर हमने तेलंगाना में सरकार लाया है। फिर वो सब राज्यों में घूमे। अगर सरकार आपके आने वाली नहीं है एक समाज के जान पर, तो आप क्यों गिरा रहे हो? आपका एक खासदार छोड़कर 60 सालों में दूसरा खासदार औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब के रूप में आया। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये 20 साल की पार्टी है। ये 20 साल में हमारे नेता पवार साहब ने तारिक अनवर साहब जैसे माइनॉरिटी के कार्यकर्ता को राज्यसभा पर लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया, माजिद मेमन साहब को खासदार बनाया, फौजिया खान मैडम को अभी खासदार राज्यसभा में सांसद बोल के भेजा है, नवाब मलिक साहब मंत्री है, हसन मुशर्रफ साहब को मंत्री बनाया है, आज बाबा जानी दुरानी साहब विधान परिषद पर आमदार है, इसके पहले ख्वाजा बेग साहब को आमदार बनाया, फौजिया खान मैडम को इससे पहले मंत्री भी बनाया। आज मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता आज राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस जो फादर बॉडी के बाद की विंग है उसका प्रदेशाध्यक्ष बोल के काम कर रहा है। तो ये सब एक राष्ट्रवादी जैसी एक पार्टी सेकुलर इतना सब दे रही है। हमारे तरफ 3 खासदार हमारे पार्टी ने दिए, मोहम्मद अफजल चौथे खासदार है, 4 खासदार 20 साल में हमारी पार्टी दे सकती है। तुम खुद छोड़कर दूसरा खासदार जलील साहब आए, मगर आप, मेरा एक सीधा सवाल उनसे ये है कि आप पहले आपके तेलंगाना में एक समाज के जान पर सरकार कैसे आती है ये आप लाके बताओ, और फिर देश में सरकार लाने का या इलेक्शन करने का सोचो। आपने जो बिहार में किया वही आपको अभी बीजेपी को इनडायरेक्टली मदद ही करना है, सेकुलर वोट को काटना है। वो तो कहते हैं सर कि संविधान में हमें हक है कि कहीं भी हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। संविधान ने उन्हें जो हक दिया है, हर आदमी को संविधान ने हक दिया है, मगर हमारा बोलना ऐसा है कि आप उस हक का गैर इस्तेमाल मत करो। संविधान ने अगर आपको हक दिया है, वो हक सबको दिया है, और वो हक का आप गैर इस्तेमाल अगर करोगे तो मैं कहता हूँ ये सेकुलर ताकत को कम करने के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हो। आप चुन के आने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो। बिहार में आपने 5 सीटें जीती है, मगर 37 सीटें आपकी वजह से बिहार में गिरी है, और ये अगर 37 सीटें अगर ना गिरती तो आज बिहार में महागठबंधन का सरकार होता। नहीं, वो तो कहते हैं कि महागठबंधन ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाती है कि हम पार्टी महागठबंधन कहती है कि एमआईएम वोट कटवा पार्टी है, पर वो कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश चुनाव नहीं लड़े, हम अदर सीट में भी चुनाव नहीं लड़े, फिर भी वहाँ पे कांग्रेस हार गई। इस पे क्या कहना है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहाँ हारी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई थी।
अभी जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो गए सर, उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई थी। कांग्रेस के नेता वहाँ से फूटकर कुछ आमदार लेके गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस जीत के आई थी। गोवा में भी कांग्रेस फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। मगर वो कुछ नेता उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया ये आमदारों को लेकर बीजेपी में गए, उन्होंने रिजाइन किया, इसलिए वहाँ पर सरकार गई। ऐसा है कि आज 37 सीटें सरकार को छोड़ के चले जा रहे हैं जो नेता, ये पार्टी से इनका विश्वास खत्म हो रहा है, ऐसा कहना है। देखो, अभी पार्टी लोग जो नेता छोड़कर जा रहे हैं वो लोगों के बारे में अपने महाराष्ट्र में भी देखा कि जो लोग पार्टी को छोड़ के जाते हैं वो लोगों को सेकुलर वोट जो है वो वोटर घर पर बिठाता है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसे कई लोग जो छोड़ के गए, एक दो चार गिने चुने लोग छोड़े तो बाकी सबको लोगों ने घर पर बिठाया। सर, अभी शासित राज्यों में लव जिहाद जैसा कानून लेके आ रहे हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार भी ये कानून लेके आएगी? देखो, ऐसा है कि भाजपा शासित प्रदेशों में जब जब अभी जीडीपी कम हो रहा है तो वो लव जिहाद जैसे मुद्दे निकालेंगे। महाराष्ट्र में ऐसा कोई कानून नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र ये देश संविधान पर चलता है। अगर संविधान में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उसे कोई बदल नहीं सकता। उसमें धर्मनिरपेक्षता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, मेरी चॉइस है कि मुझे किसके साथ रहना है। और अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया है। अगर ऐसा कोई कानून बीजेपी गवर्नमेंट अगर उन राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू भी करती है तो वो कानून जब कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उस संविधान में जब हुकूमत सरकार अगर कोई गलत कानून पास करती है और वो गलत कानून अगर वो बहुमत के जान पर पास करती है तो उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में, राज्य सरकार करती है तो हाई कोर्ट में और केंद्र सरकार करती है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत ही उनको जो कलम, उनका जो सबसे फेवरेट कलम था वो कलम 34 के अनुसार हम कोर्ट में उसमें जा सकते हैं। कोर्ट में संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको धक्का पहुंचाने वाला कानून आया तो वो टिकने वाला नहीं। और महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी का सरकार है, यहाँ ऐसे कानून लाने का सोच भी नहीं सकते। और बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ जब आप देखो, जब बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ लोग बोलने लगते हैं तब एक तो भारत पाकिस्तान की बात होगी, एक लव जिहाद की बात होगी, या हिंदू मुस्लिम की बात होगी, या मंदिर मस्जिद की बात होगी। इन्हें विकास के मुद्दों पर राजनीति करने का कोई इनके पास ये नहीं है, बोलने के लिए, विकास का बोलने के लिए कोई नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने वाले थे, आपने देखा आज युवाओं की क्या परिस्थिति है। ये जब नाकामियाँ उनकी सामने आती है, जीडीपी आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में जीडीपी ख़त्म ही हुआ है, जीडीपी है या नहीं यह भी देखना पड़े। तो ऐसे माहौल वो क्रिएट करेंगे जहाँ हिंदू मुस्लिम के माहौल हिंदू मुस्लिम के पास आए और जाति तना हो। यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है और उन्हें एमआईएम जैसी पार्टियां मदद करती। अब वो कानून के बारे में बोलेंगे लाने के और ये उनके खिलाफ में बोलेंगे, ये कभी कोर्ट में जाएंगे नहीं वो कानून के खिलाफ। मगर इनके वजह से जो फ़ायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, वो बार बार हम देख रहे हैं इलेक्शन में कि एमआईएम ये चुन के आने से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम ज़्यादा कर रही है। सर, मराठा आरक्षण के लिए सरकार प्रयत्नशील है, पर मुस्लिम आरक्षण के लिए तो सरकार का अभी कुछ कदम तो नहीं दिख रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मुस्लिम आरक्षण भी महाविकास आघाड़ी के सरकार ने दिया था और आज 2014 में जब हमारा और कांग्रेस की सरकार थी, जब आरक्षण या हमारे ही सरकार ने दिया था, अभी भी महाविकास आघाड़ी का सरकार है। तो पहले मराठा आरक्षण की अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित दी है, अभी सरकार उस पर विचार करके उससे कैसा रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जो अभी मराठा आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थगिति दी है
ये स्थगिति भी किसी के समझ के बाहर है, क्योंकि जब घटनापीठ की तरफ एक प्रकरण जब घटनापीठ की तरफ जाता है तो उसे स्टे नहीं किया जाता। तमिलनाडु का जब घटनापीठ की तरफ गया तो उसको स्टे नहीं किया। अगर स्टे किया है तो घटनापीठ की तरफ भेजने से पहले क्यों किया? ये सोचने वाली बात है। आप देख रहे हो कि हमारा तो संविधान पर विश्वास है, मगर अर्नब गोस्वामी के जैसे कुछ केसेस में निकाल जब आते हैं तो अब उसके बारे में बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जानकार, तज्ञ लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी सरकार, महाराष्ट्र सरकार ये देख रही है कि मराठा आरक्षण जो हमारे मराठा भाइयों को दिया है, उसमें मुस्लिम भाइयों ने उनका साथ हर मोर्चे में दिया है, उस आरक्षण में से मार्ग निकालने के बाद, क्योंकि फिर से मुस्लिम आरक्षण दिए और वो भी कोर्ट में इसी प्रकार अगर उसको स्टे किया गया तो वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए और सरकार सोच विचार करके किस तरह से इसमें आगे बढ़ना, ये सोचकर मुस्लिम आरक्षण भी जल्द से जल्द करेंगे। सर, आप पदवीधर मतदार संघ के इलेक्शन के लिए आए हैं, तो पदवीधर मतदार संघ जो अभी आपके उम्मीदवार खड़े हैं, तो ये आपको कहाँ तक लगता है कि ये जीत पाएंगे? पदवीधर मतदार संघ के हमारे उम्मीदवार सतीश चौहान साहब ये 100% जीत के आएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 12 सालों में पदवीधर शिक्षकों के लिए, नौजवान साथियों के लिए काम किया है। उनका बुकलेट है, आप देख सकते हैं, हर मुद्दे को उन्होंने उठाया है और वो मुद्दे के उन्होंने पाठ पुरावा कर उसका छोड़ने का भी काम किया है। और हमारे सामने जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार कौन से स्कैम्प में के है, ये मैं अभी बाजी यहाँ पर बैठे हैं ये बता नहीं सकता हूँ। जो उम्मीदवार को उम्मीदवारी देकर बोराळकर को भारतीय जनता पार्टी ने सही मायने में पदवीधरों का अपमान किया है। अगर छोटा सा भी क्राइम किसी ने किया हो तो उसको हम पार्टी में लेने के बारे में सोचते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आदमी को उम्मीदवारी दी। आप पत्रकार है, आपको शायद पता होगा, और मराठवाड़े के नहीं महाराष्ट्र की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको उम्मीदवारी दी है। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि उन्होंने जो स्कैम किया है वो स्कैम का मैं नाम यहाँ पर ले नहीं सकता, इतना बुरा स्कैम में कि वो उम्मीदवार है, उसकी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। ऐसे उम्मीदवार जब सामने रहेगा तो लोग हमारे जो उम्मीदवार का काम देखकर 100% उनको जिताएंगे। और अभी महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस है, शिवसेना हमारे साथ में है, तो उनका मेरे को नहीं लगता डिपॉजिट भी रहेगा। सर, भाजपा ऐसे आपके ऊपर आरोप करती है महाविकास आघाड़ी पे कि ये सरकार कुछ दिन में गिर जाएगी, तो इस पे क्या कहेंगे सर? ये वो 5 साल यही करने वाले हैं। 5 साल वो मुंगेली लाल के हसीन सपने हैं, उन्हें सपने देखने दो। अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो उनके पीछे जो आमदार जो उन्होंने सत्ता के मोह माया में खींच कर लाए हैं, अब वो भागने की तैयारी में है, तो उनको रोकने के लिए वो ऐसा चॉकलेट उनको देते रहते। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये 5 साल तक ऐसे ही चलेगी। सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अमोल मिटकरी जी को आमदार का टिकट दिया, वो अनमोल हो गए, और महबूब जी अभी महबूब ही हैं, क्या कहेंगे सर? क्या आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस दरकिनार कर रही है कि आप अल्पसंख्यक नेता हैं? देखो, मैं फिर एक बार कर रहा हूँ कि मैं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष हूँ, और ये विंग राष्ट्रवादी कांग्रेस के फादर बॉडी के प्रदेशाध्यक्ष के बात है। तो मेरे मायने में अगर मेरे को पूछोगे कि तुमको प्रदेशाध्यक्ष रहना है या आमदार बनना है, तो मैं कहूँगा मेरे को प्रदेशाध्यक्ष रहना है, कि पार्टी में प्रोटोकॉल ये प्रदेशाध्यक्ष का मेरे, आप यहाँ सावे साहब बैठे, आप उनको पूछो कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का प्रोटोकॉल बड़ा है या आमदार का प्रोटोकॉल बड़ा है। आमदार तुम एक मतदार संघ के हो सकते हो, तुम एक जिले के में काम कर सकते हो, मगर पार्टी ने मेरे को राज्य में काम करने की संधि दी है। आज मैं राज्य में फिर सकता हूँ, राज्य में युवाओं का संगठन कर सकता हूँ। ये सिर्फ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बोल के पार्टी ने मेरे को संधि दी, इस वजह से। और आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, हर हमारे पार्टी के आमदार हमारा मान सम्मान करते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष बोल के अगर आप हमारे संगठन में पूछोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। जब पवार साहब का लगेगा, पवार साहब को क्या अभी देना चाहिए, पवार साहब कितने माइनॉरिटी के लोगों को एक साथ एडजस्ट करेंगे। अभी
7-8 महीने पहले फौजिया खान मैडम को राज्यसभा में संदीप पवार साहब ने दी। अभी कैबिनेट में 2 मिनिस्टर मुस्लिम समाज के हैं। 14 कैबिनेट मिनिस्टरों में 2 मिनिस्टर नवाब भाई और मुशर्रफ साहब ये मुस्लिम समाज के हैं। तो हमने भी मांगने का कितना इसका भी थोड़ा तय करना चाहिए। मेरे को नवाब मलिक साहब मंत्री यानी मैं मंत्री, हसन मुशर्रफ साहब मंत्री मैं मंत्री, ऐसा कि हर एक को पार्टी विधान परिषद और मंत्री नहीं बना सकती। हर एक का टाइम जब आता है, जब पवार साहब हर वक्त में बराबर आने वाले वक्त में सही टाइम पर सही मौका देते हैं। थैंक यू सर, आपने हमारे सवालों का अच्छे से जवाब दिया। ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी प्रदेश युवक के प्रदेशाध्यक्ष, और हम उनसे जानने की कोशिश करें, उनसे सवाल किए और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जवाब दिए। देखते रहिए मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत। एक्सप्रेस, आपकी आवाज आपकी ताकत।